नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। 26 सितंबर को मना CSIR का स्थापना दिवस। स्वायत्त संस्था है CSIR, प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष। नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी के पहले फेज की हुई लॉन्चिंग। मॉडल सिटी के तौर पर होगा विकास। भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है KHIR। और पैरासिटामोल दवा हुई जांच में फेल। CDSCO ने जारी की रिपोर्ट। NSQ अलर्ट जारी। आइए शुरू करें। 26 सितंबर CSIR का स्थापना दिवस मनाया जाता है। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की संस्था है। इसका गठन एक स्वायत्त संस्था के तौर पर 1942 में किया गया था। इसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर किया गया है। CSIR की पहुंच 37 राष्ट्रीय लैब्स के साथ साथ पूरे देश भर में है। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर CSIR के फाउंडर डायरेक्टर थे। उन्होंने देश के विज्ञान और तकनीक की अवसंरचना निर्माण और नीतियों के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। देश के प्रधानमंत्री CSIR के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CSIR के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस पद पर हैं। इसकी गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष डायरेक्टर जनरल होते हैं। डॉक्टर नल्लाथंबी कलासेल्वी CSIR के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। CSIR के विजन में मेंशन है आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवाचारों के जरिए देश के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना। CSIR की उपलब्धियों की बात करें तो इसने स्वदेशी तौर पर निर्मित एक कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर विकसित किया है। CSIR प्राइमा ET11 नाम का ये ट्रैक्टर छोटे और सीमांत किसानों की जरूरतों को पूरा करने के मकसद से तैयार किया गया है। CSIR IIP ने जेट्रोफा ऑयल से पहला बायो एविएशन फ्यूल भी तैयार किया था, जिससे भारत में पहली बार बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट संचालित हुई थी। यह फ्लाइट दिल्ली से देहरादून के बीच चली थी। CSIR IIP और गेल ने मिलकर एक ऐसी तकनीक भी इजाद की जिससे 1 टन प्लास्टिक वेस्ट से तकरीबन 850 लीटर क्लीन ग्रेड डीजल तैयार किया जा सकता है। वहीं भारतीय निर्देशक द्रव्य BND 420 भारत का पहला घरेलू उच्च शुद्धता वाला गोल्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड है, जिसे इंडिया गवर्नमेंट मिंट IGM भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र CSIR NPL के सहयोग से विकसित किया गया है। कर्नाटक सरकार ने KHIR यानी नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी प्रोजेक्ट के पहले फेज की लॉन्चिंग की है। ये भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। इसके जरिए कर्नाटक राज्य में स्वास्थ्य सेवा, नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में क्रांति लाने का प्रयास किया जा रहा है। नई KHIR सिटी बेंगलुरु शहर के नजदीक तकरीबन 2000 एकड़ में तैयार की जाएगी। पहले फेज में 500 एकड़ को कवर किया जाएगा। KHIR सिटी कैंपागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर डोडा बल्लापुरा और डोबास्पेट के बीच स्थित होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ तकरीबन 1 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की बात कही जा रही है। यहाँ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की जाएगी। यहाँ फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस, रक्षा क्षेत्र और अंतरिक्ष तकनीक को प्राथमिकता दी जाएगी। इसे इंटरनेशनल इनोवेशन हब्स मसलन सिंगापुर स्थित बायोपोलिस और USA स्थित रिसर्च ट्रायंगल पार्क की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। कर्नाटक सरकार के मुताबिक KHIR सिटी को हर लिहाज से एक मॉडल सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा। देखिए, कर्नाटक की बात करें तो ये भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम केंद्रीय भाग में स्थित है। इसके उत्तर में गोवा और महाराष्ट्र, पूर्व में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दक्षिण में केरल और दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु राज्य स्थित हैं। कर्नाटक का 2000 साल से भी ज्यादा का लिखित इतिहास उपलब्ध है। कर्नाटक पर नंद, मौर्य, सातवाहन राजाओं के अलावा 4वीं शताब्दी के मध्य से स्थानीय राजवंशों जैसे बनवासी के कंदम और गंगों का शासन रहा है। कल्याण के चालुक्य राजाओं और हेलेबीडु के होयसल सामंतों ने यहाँ पर कला के दृष्टि से सुंदर मंदिरों का भी निर्माण कराया। मिताक्षर के लेखक विज्ञानेश्वर कल्याण राज्य में ही रहते थे। महान धार्मिक नेता बासवेश्वर कल्याण साम्राज्य में मंत्री थे। कर्नाटक की कला संस्कृति में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सुल्तानों का बहुत प्रभाव है। यहाँ बीजापुर के आदिलशाही शासकों ने भारतीय सारा सैनिक शैली के भवनों का निर्माण किया। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद
कर्नाटक ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। स्वतंत्रता के बाद 1953 में मैसूर राज्य बना। 1956 में कन्नड़ प्रभुत्व वाले सभी क्षेत्रों को शामिल करके विस्तारित मैसूर राज्य बनाया गया। 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। आप बुखार आने पर आमतौर पर कौन सी टैबलेट लेते हैं? पूरी संभावना है कि आपका जवाब पैरासिटामोल होगा। खबर है पैरासिटामोल और पेन डी जैसी 53 दवाओं को लेकर। दरअसल ये दवाएं CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की गुणवत्ता जांच में फेल हो गईं। CDSCO ने हाल ही में एक मंथली रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में पैरासिटामोल, पेन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट समेत कई विटामिन C, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और डायबिटीज की दवाओं को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी मतलब मानक गुणवत्ता नहीं घोषित किया गया है। इसे NSQ अलर्ट भी कहा जाता है। NSQ अलर्ट स्टेट ड्रग ऑफिसर्स द्वारा महीने में होने वाली जांच की सैंपलिंग के दौरान जारी किया जाता है। इसके बाद पल्मोसेल के दवा निर्माता की ओर से एक जवाब भी आया है कि जिन दवाओं की सैंपलिंग की गई उस बैच का निर्माण उनकी कंपनी के द्वारा नहीं किया गया है, मतलब कि ये नकली दवाएं हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आपको बता दें, CDSCO नई दिल्ली स्थित एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। CDSCO केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के तहत काम करता है। इसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के नियमन की शक्तियां ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 से मिलती हैं। इस एक्ट के तहत CDSCO को कई काम सौंपे गए हैं। इनमें दवाओं का अप्रूवल, क्लिनिकल ट्रायल, दवाओं के लिए स्टैंडर्ड, आयात की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा CDSCO कुछ क्रिटिकल दवाओं जैसे कि वैक्सीन, ब्लड प्रोडक्ट इत्यादि की लाइसेंसिंग के लिए भी जिम्मेदार है। साथ ही किसी दवा या कॉस्मेटिक पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति भी इस संस्था के पास है। CDSCO के प्रमुख ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। वर्तमान में इस पद पर डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी हैं। 14 से 18 अक्टूबर 2024 के बीच 19वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज का आयोजन नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में किया जाना है। इसकी मेजबानी CDSCO और WHO के द्वारा की जा रही है। इसकी थीम स्मार्ट रेगुलेशन डिलीवरिंग क्वालिटी अश्योर्ड मेडिकल प्रोडक्ट्स फॉर ऑल रखी गई है। बीते दिनों UN की समिट ऑफ फ्यूचर आयोजित हुई थी। इसमें ताइवान के अधिकारियों ने ताइवान को UN की व्यवस्था में शामिल करने की बात कही थी। तो चलिए समझते हैं कि आर्थिक तौर पर सशक्त ताइवान UN में शामिल क्यों नहीं है। देखिए, दक्षिण चीन सागर में बसा ताइवान चीन से ताइवान स्ट्रेट यानी ताइवान जल संधि के जरिए अलग होता है। ताइवान अपने आसपास के द्वीप और चीन के तट से सटे तमाम छोटे मोटे द्वीपों पर दावा किया करता है। इनमें मात्सु, क्वेमेओ और वचियू जैसे द्वीप शामिल हैं। ताइवान एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट से महज 160 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐतिहासिक दावों के मुताबिक ये आइलैंड चीनी साम्राज्य के पूर्ण नियंत्रण में 17वीं शताब्दी में आया था। लेकिन पहले सिनो जापानीज वॉर यानी पहले चीन जापान युद्ध के दौरान चीन का किंग साम्राज्य हार गया और 1895 में इस आइलैंड पर जापान का कब्जा हो गया। लेकिन वक्त ने फिर एक बार करवट ली और जापान दूसरा विश्व युद्ध हार गया। यह समय था 1945 का। ताइवान एक बार फिर से चीन के नियंत्रण में चला गया। इस वक्त चीन में जनरल चियांग काई शेक की राष्ट्रवादी पार्टी सत्ता में थी। इस पार्टी का नाम था कुओमिंटांग या KMT। इस कहानी में थोड़ा और पीछे चलते हैं। 1893 में चीन की तस्वीर बदलने वाले एक राजनेता का जन्म चीन के हुनान प्रांत में हुआ। नाम था माओ त्से-तुंग। मार्क्सवादी साहित्य पढ़कर माओ ने मार्क्स को अपना गुरु मान लिया। मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित माओ 1921 में स्थापित CCP यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य भी बने। 1945 में जापान के हारने के बाद CCP और KMT पार्टी के बीच
सिविल वॉर शुरू हो गया। केएमटी जो कि रूलिंग पार्टी थी, उसके पास ज्यादा आधुनिक हथियार थे, लेकिन माओ की कम्युनिस्ट पार्टी की गुरिल्ला पद्धति और बेहतरीन जनरल्स के चलते केएमटी ने घुटने टेक दिए। 1 अक्टूबर 1949 को माओ ने पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। चियांग काई शेक की सरकार ने पासी के आइलैंड, जिसे ताइवान के नाम से जाना जाता है, वहां जाकर शरण ली और खुद को आरओसी यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम दिया। पीआरसी और आरओसी दोनों ने ही खुद को चीन की सरकार का असली मुखिया बताया। ये दोनों तो खुद को असली बता रहे थे, लेकिन चुनौती सामने आ रही थी दुनिया के अन्य देशों को, वो किसे चीन माने, मेनलैंड चाइना में बसी पीआरसी को या ताइवान में शरण लेने वाली आरओसी को। सबसे बड़ी चुनौती सामने आई यूएन के सामने। देखिए, यूएन की स्थापना हुई थी 1945 में और सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट हासिल थी ताइवान में बैठी चीन की सरकार आरओसी को। लेकिन बड़ी ताकतों के लिए तमाम नियम कानून के समीकरण उनके फेवर में कर दिए जाते हैं। वैश्विक स्तर पर कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि हमें लगता है कि नियम कानून जैसी बातें केवल छोटे और आर्थिक तौर पर कमजोर देशों के लिए बनी हैं। बीजिंग में बैठी माओ की सरकार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल शुरू किया और खुद को दूसरे देशों से असली चीन के मान्यता दिलवाना शुरू किया। इस दिशा में पहला कदम उठाया सोवियत यूनियन ने। सबसे पहले 1949 में पीआरसी को असली चीन की मान्यता दी गई। 1964 में माओ की पीआरसी के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए फ्रांस ने। इस तरह माओ की पीआरसी यूएन में स्थायी सीट की दावेदारी के लिए लगातार वार्ताएं और नेगोशिएशंस करती रही। फाइनली 25 अक्टूबर 1971 को अल्बानिया ने यूएन की जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन 2758 पेश किया और इसका मकसद था चीन की सीट का भविष्य निर्धारित करना कि असल में इसका सही मालिक कौन है, ताइवान में बैठी आरओसी या मेनलैंड चाइना में बैठी माओ की पीआरसी। जाहिर है फैसला माओ के पक्ष में आया। 76 वोट माओ की पीआरसी के पक्ष में, 35 विरोध में। जैसा कि मैंने पहले बताया, बड़ी ताकतें समीकरण अपने पक्ष में बैठाना जानती हैं। 76 का यह आंकड़ा वोट के तौर पर सामने आया, इसके लिए माओ की तरफ से तमाम प्रयास पहले ही किए जा चुके थे। बहरहाल रेजोल्यूशन में साफ कहा गया कि पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही चीन का वास्तविक प्रतिनिधि है और इसी को यूएन की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट हासिल है। इस रेजोल्यूशन में यह भी कहा गया कि चियांग काई शेक के प्रतिनिधियों को यूएन और उसकी संस्थाओं में गैर विधिक तरीके से हासिल सीट खाली करनी होगी। अब यही रेजोल्यूशन 2758 ताइवान के लिए भारी पड़ता है। चीन इसी रेजोल्यूशन का हवाला देकर ताइवान को यूएन में किसी भी स्तर पर शामिल करने का विरोध करता है और ताइवान लंबे वक्त से यूएन की इस व्यवस्था में शामिल करने के लिए प्रयास कर रहा है। अभी यूएन की जनरल असेंबली की सालाना बैठक भी आयोजित की जा रही है। इसमें यूएन को समावेशी बनाए जाने पर चर्चा की जानी है। देखते हैं ताइवान का भविष्य क्या होता है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ऑपरेशन पोलो। देखिए, ये तो आपको मालूम होगा कि जब भारत आजाद हुआ तो हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसे भारत में शामिल कराने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। हैदराबाद में निजाम का शासन था। यहाँ की जनता बड़े पैमाने पर हिंदू थी। हैदराबाद के निजाम ने अपनी संप्रभुता बनाए रखने की आशा की और स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय के विचार का विरोध किया। हैदराबाद रियासत के अंतिम निजाम को भारत में शामिल होने को कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 15 अगस्त 1947 को निजाम ने हैदराबाद को एक संप्रभु राज्य घोषित किया और इससे तनाव बढ़ गए और सांप्रदायिक झड़पें हुई। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई। 5 दिन चले इस ऑपरेशन से भारतीय सेना के सामने निजाम ने समर्पण कर दिया। इस तरह हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बन गई। ऑपरेशन पोलो को ऑपरेशन कैटरपिलर भी कहते हैं। बताते हैं कि उस समय हैदराबाद में 17 पोलो के ग्राउंड थे। इसी वजह से इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। आइए देखें आज का रैपिड न्यूज। हर साल 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह मानव जीवन पर पर्यावरणीय स्वास्थ्य के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम एनवायरमेंटल हेल्थ क्रिएटिंग रेजिलियंस कम्युनिटीज थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य महासंघ ने 2011 में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत की थी। इसका मकसद पर्यावरण के स्वास्थ्य की देखभाल के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना था।
पिछले कुछ समय से बॉडी मास इंडेक्स के स्थान पर एक नए सूचकांक बॉडी राउंडनेस इंडेक्स को अधिक महत्व दिया जा रहा है। BRI यानी बॉडी राउंडनेस इंडेक्स एक माप है जिससे शरीर में फैट की मात्रा का पता लगता है। इसे बॉडी मास इंडेक्स की तुलना में बेहतर माना जा रहा है क्योंकि यह शरीर के आकार को मापने के लिए ऊंचाई और वजन के बजाय ऊंचाई और कमर की माप का इस्तेमाल करता है। इसे 2013 में डायना थॉमस द्वारा विकसित किया गया था। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स की गणना शरीर के वजन और ऊंचाई के आधार पर की जाती है। इसे 1832 के करीब विकसित किया गया था और 1980 के दशक से यह शरीर में फैट का अनुमान लगाने का मानक तरीका बन गया था। ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण अबू धाबी में 25 सितंबर को शुरू हुआ। सम्मेलन में विश्व की एरोस्पेस सप्लाई चेन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। एरोस्पेस, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में जुड़े लीडर्स, सरकारी अधिकारियों और शिक्षाविदों को एक मंच पर लाता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन और हाइड्रोजन फ्यूल पर आधारित विमानों और वैश्विक व्यापार में विमानों की भूमिका जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 2012 में ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। ओडिशा के मनकीडिया समुदाय को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत औपचारिक रूप से वनों पर आवास अधिकार मिला है। मनकीडिया अधिकार प्राप्त करने वाला दूसरा PVTG यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। इसके अलावा जिला स्तरीय समितियों ने अन्य 4 समुदायों को इस तरह के अधिकार दिए हैं। मनकीडिया समुदाय 75 PVTGs में से एक है। यह एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों से अपनी आजीविका चलाता है। यह समुदाय बिरहोर जनजाति के अर्ध घुमंतु वर्ग से संबंधित है। यह जनजाति पत्तों से बनी गुंबदाकार झोपड़ियों में रहती है जिन्हें कुंभ कहते हैं और ये लोग ऑस्ट्रो एशियाई भाषा समूह की मुंडा भाषा बोलते हैं। आपको बता दें कि ओडिशा में सबसे ज्यादा 13 PVTG रहते हैं जो संख्या के मामले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक हैं। आइए देखें आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 26 सितंबर को किया जाता है। साल 2024 के लिए इस दिन की थीम एनवायरमेंटल हेल्थ, क्रिएटिंग रेजिलियंस कम्युनिटीज थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन रखी गई थी। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न, KHIRCT का निर्माण किस राज्य में हो रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, गैम्बूसिया मछली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैम्बूसिया मछली को पहली बार ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रयोग किया गया। गैम्बूसिया मछली मच्छरों को नियंत्रित करने में प्रभावी है। ऊपर दिए गए कथनों में से सही को चुनना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है दोनों कथन सही हैं, इसलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न था, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने को मंजूरी दी है? छत्रपति शिवाजी महाराज, बाला साहेब ठाकरे, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज या फिर संत एकनाथ? सही जवाब है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज यानी विकल्प सी। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल पूछे हैं मैंने, उनको जरूर जवाब दीजिएगा उनका कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।